बजट पेश कर दिया गया है साल 2023-24 का। अब इस बजट का फायदा हुआ किसे है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपकी जो कम से कम उज्रत रखी गई है, महीने की जो कम से कम उज्रत रखी गई है वो 32,000 कर दी गई है। एक एस्टिमेट के मुताबिक कहा जा रहा था कि शायद 35,000 हो और बाज़ हल्कों में तो कहा जा रहा था कि 40,000 हो या 45,000 हो। आवाम की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए 40-45,000 तो नहीं रखी गई, कम से कम उज्रत रख दी गई है 32,000 रुपया, कम से कम 35,000 रख देते। आपके सेहत के शोबे के लिए, यानी कि आप गवर्नमेंट की प्रायोरिटी देखें, सेहत के शोबे के लिए सिर्फ 26 अरब रुपए रखे गए हैं। एजुकेशन इज द वेरी लीस्ट प्रायोरिटी फॉर दिस गवर्नमेंट। ओनली 97 अरब रुपए रखे गए हैं सिर्फ तालीम पर खर्च करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फ़िज़ा रियाज। आज की वीडियो में हम कुछ बात करेंगे बजट के हवाले से। जो बजट पेश किया गया है इस पीडीएम गवर्नमेंट की जानिब से, और ये 13 जमातों का इत्तेहाद जो कि अपना दूसरा बजट पेश करेगी है। बजट में किसको फैसिलिटेट किया गया है, कौन से नए टैक्सेस लगाए गए हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा, इलेक्शंस के हवाले से कि इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि इस वक्त ये इलेक्शन ईयर है 2023 का। 2 असम्बलियाँ ऑलरेडी डिज़ोल्व हो चुकी हैं। केयर टेकर सेटअप आता है 90 डेज़ के लिए, लेकिन वो 90 डेज से ज़्यादा एक्सीड कर गया है अपनी मुद्दत, और उसके बाद अब यही केयर टेकर सेटअप जो कि बजट भी पेश करेगा पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का, इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में मैं सबसे पहले जो बात करूंगी वो बजट की बात करूंगी। बजट पेश कर दिया गया है साल 2023-24 का। अब इस बजट का फ़ायदा हुआ किसे है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपकी जो कम से कम उज्रत रखी गई है, माहवार महीने की जो कम से कम उज्रत रखी गई है वो 32,000 कर दी गई है। एक एस्टिमेट के मुताबिक कहा जा रहा था कि शायद 35,000 हो और बाज़ हल्कों में तो कहा जा रहा था कि 40,000 हो या 45,000 हो। आवाम की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए 40-45,000 तो नहीं रखी गई, कम से कम उज्रत रख दी गई है 32,000 रुपया, कम से कम 35,000 रख देते। अब वो जो 25,000 से 32,000 का सफ़र है जो इन्होंने 7,000 ज़्यादा किया है, अब वो 7,000 डबल करके कैसे लेना है, ये तो हुकूमत ने पहले ही तैयार कर लिया है कि मज़ीद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो बजट पेश किया गया है, कहा यह जा रहा था कि आवाम दोस्त बजट होगा, इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में यूजली होता यह है कि गवर्नमेंट आखिरी साल में अच्छा रिलीफ देने वाला बजट आवाम को पेश करती है। तो आपके सेहत के शोबे के लिए, यानी कि आप गवर्नमेंट की प्रायोरिटी देखें, सेहत के शोबे के लिए सिर्फ 26 अरब रुपए रखे गए हैं। और आपके तालीम के लिए, मतलब एजुकेशन इज द वेरी लीस्ट प्रायोरिटी फॉर दिस गवर्नमेंट। ओनली 97 अरब रुपए रखे गए हैं सिर्फ तालीम पर खर्च करने के लिए। रिलीफ दिया गया आईटी सेक्टर को, रिलीफ दिया गया है रियल एस्टेट सेक्टर को, रिलीफ दिया गया है जिनके पास कैश है। कैश को प्रमोट किया गया है इस पूरे जो बजट पेश किया गया है। आपके जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर लगा दिए गए हैं, ट्रांजैक्शंस पर लगा दिए गए हैं। बैरून मुल्क अगर आप जाकर क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। आप जो रेस्टोरेंट में महंगे ब्रांडेड कपड़ों पे जो आप खर्च करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, फिर उसके बाद आप अगर किसी कॉफ़ी शॉप में या रेस्टोरेंट में कार्ड के जरिए पहले बिल पे करते थे तो वो सिर्फ जीएसटी 5% होता था, कैश पर 16% होता था। अब कार्ड पर भी जीएसटी उन्होंने मजीद बढ़ा दिया है 5% तक। मतलब कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कैश को, अब इससे होगा या क्या कि कैश जब लोग ज़्यादा अपने पास रखेंगे, वो जिनके पास इलीगल मनी है, जिन्होंने हज़ारों की करप्शन की है, अरबों की करप्शन की है, करोड़ों रुपए उन्होंने घर में कैश रखे हुए हैं, अब वो कैश बाहर निकालेंगे और उसके बाद उन्होंने जहाँ पेश करना होगा कैश, वहाँ पे कैश से काम चलाएंगे। क्योंकि अगर बैंक में होते हैं तो वो मैकेनिज्म के थ्रू पूरा गवर्नमेंट के पास आता है ना, किसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कैश तो आपके पास पड़ा हुआ है। तो कैश को प्रमोट किया गया है, आपके तालीम को बिल्कुल स्क्वीज कर दिया गया है, आपके सेहत के बजट को बिल्कुल स्क्वीज कर दिया गया है, प्रमोट किया गया है। तो सब्सिडीज को प्रमोट किया गया है, बाकी सेक्टर्स को प्रमोट किया गया है जहां पर बड़े बड़े हुजुम रखे गए हैं। किसी का 1300 अरब का हुजुम रखा है, किसी का 1400 अरब का हुजुम रखा है, लेकिन सेहत और तालीम तो इस गवर्नमेंट की तवज्जो ही नहीं है ना। उनको क्या है, उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं तो उनको तो तालीम प्रायोरिटी होगी नहीं। और अगर सेहत का किसी को मसला हो जाता है तो यहाँ पर लीडर पाकिस्तान में होते ही कहाँ हैं जहाँ पे सेहत का उन्हें कोई अच्छी बेसिक फैसिलिटीज दी जाए। नवाज शरीफ साहब के तो प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, 50 रुपये का उनके भाई ने स्टैंप पेपर खरीदा और उनको बाहर भेज दिया क्योंकि उनकी सेहत यहाँ पर इलाज हो नहीं ना सकता था इसी वजह से। तो सेहत तो उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं है। जो इमरान खान ने सेहत कार्ड दिए थे उसको ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा रहा है कि उसमें पैसे ही ना रखो ताकि अगर किसी गरीब ने इलाज करवाना है तो उसको पैसे ही दस्तयाब ना हो। जी ये है इस बजट की सूरत हाल। ओवरसीज पाकिस्तानी की अब बात कर लेते हैं। कहा जा रहा था ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसमें रिलीफ दिया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो फर्स्ट राइट है वोट का, आपने वोट का हक नहीं उन्हें दिया जो उनका आईनी हक है। वो बाहर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बाहर लंदन के मेयर बन जाए, लेकिन पाकिस्तान में उनको वोट का हक नहीं दिया जाएगा।
हाँ, उसके बाद ये है कि अगर वो 1 लाख डॉलर्स मुल्क में लेकर आते हैं और तो उनको पूछा ही नहीं जाएगा उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उनके पैसे अच्छे हैं कि वो पैसे दें यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं तो फिर प्रॉपर्टी पर उनको टैक्सेस की कम दिया जाएगा उन पर, और फिर वन विंडो ऑपरेशन दिया जाएगा। अगर वो एयरपोर्ट पर आते हैं तो उनको वन विंडो ऑपरेशन दिया जाएगा, ओवरसीज़ को फैसिलिटेट किया जाएगा। कल तक यही ओवरसीज़ जो थे वो आपकी नाक में दम करके बैठे हुए थे कि ओवरसीज़ को आपने जो है वो ज़्यादा ही उन पर केसेस चलाने हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अगर पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ज़रिए एंटर होते हैं तो फिर इन पर जो केस जो लागू होंगे वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होंगे। तो वहाँ पर आपको ओवरसीज़ को रिलीफ देना याद नहीं आता। अभी ओवरसीज़ के जब पैसे आने हैं तो वो 1 लाख डॉलर्स लेकर आए, उनसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, उनको वन विंडो ऑपरेशन दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो कहेंगे कि हमें वोट का हक दें तो आपने उन्हें वोट का हक नहीं देना है, क्योंकि ये तो ओवरसीज़ के हक है ही नहीं ना। ओवरसीज हु द हेल आर दे, इनको हम वोट का हक कैसे दे सकते हैं। तो इस गवर्नमेंट ने ये काम किया है बजट के हवाले से, ओवरसीज के हवाले से। अब रही बात कि करना क्या है आगे, इलेक्शंस का करना क्या है, क्योंकि अभी तक पूरी कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से इमरान खान को माइनस किया जाए, इमरान खान के बगैर इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया जाए। क्योंकि अगर इमरान, अब देखिए जितने लोग इमरान खान को छोड़कर गए हैं, फवाद चौधरी है, शीरी मजारी है, अली जैदी है, इमरान इस्माइल है, जितने बड़े बड़े नाम हैं, फयाजुल हसन चौहान है, जितने भी लोग हैं, मुराद राज साहब हैं, वो सब लोग इमरान खान को छोड़ के गए हैं। उनकी हल्के में अपनी मकबूलियत क्या है? जहांगीर तरीन की पार्टी में तो ये सब चले गए हैं, क्या इनके साथ अवाम भी गई है इमरान खान को छोड़ के? क्या इन लोगों का वोट बैंक इतना ज्यादा था कि पीटीआई को फायदा होता उससे, और जैसे ये छोड़कर जाते तो पीटीआई से वो सारे वोटर्स निकल जाते? एब्सोल्युटली नॉट। वो तमाम वोटर्स इमरान खान के वोटर्स हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। ये तमाम इलेक्टेबल्स जो इमरान खान को अलविदा कहकर चले गए हैं, उनका वोट बैंक कितना है? वो अपने हलके में एक जलसा करके दिखा दें, मीनार पाकिस्तान को बढ़कर दिखा दें। कहा जा रहा था कि ये सब चले गए हैं, अब आगे उम्मीदें जो हैं वो इन्हीं से हैं, और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि शायद अगला प्राइम मिनिस्टर भी इन्हीं का होगा और अगला सदर भी इन्हीं का होगा। लेकिन ये सब दावे हैं, वादे हैं। अभी भी जो सर्विस हैं वो यही बता रही हैं कि 65% ऑफ यूथ दे आर स्टिल विद इमरान खान, वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तमाम लोग जो कि छोड़ के चले गए हैं, अब क्या करेंगे? वो अपने हलके के अंदर किस तरह से वोट मांगेंगे जिन्होंने 10-10 पार्टीज छोड़ दी हैं? अब वो तो मुझे तो लगता है कि उन्हें ना अब अपना चेहरा छुपा के हलके में निकलना पड़ेगा, क्योंकि आवाम तो उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। कभी वो एक पार्टी में, कभी वो दूसरी पार्टी में, कभी वो तीसरी पार्टी में, सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपने अलले तलले पूरे करने के लिए कि हमें गवर्नेंस में रहना है, जो पार्टी भी आगे आएगी वो रूल करेगी तो उसके साथ रहना है। सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए वो पार्टियां बदल रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए इन लोगों ने अपने हलके में भी कोई काम नहीं किया है। अब देखना यह है कि अब ये करेंगे क्या, अगर आगे इनके पास इतने क्या सोर्सेस हैं, क्या ये इतने सक्सेसफुल हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि ये जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो तमाम लोग फवाद चौधरी को वोट देंगे, तमाम लोग जहांगीर खान तरीन को वोट देंगे। क्योंकि जहांगीर तरीन खान ने भी कोई एक पार्टी पीटीआई ज्वाइन नहीं की है। पहले वो 2002 में मुशर्रफ के साथ थे, फिर उन्होंने 2008 में मुस्लिम लीग फशनल से इलेक्शन लड़ा, फिर उन्होंने इमरान खान के साथ हुए तो 2018 में वो इलेक्शंस लड़ा, हालांकि वो हार गए थे, बाद में बाई इलेक्शंस के जरिए वो वापस आए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें एक नोटबुक में नोट हो रही हैं, आवाम को पता चल रहा है, आवाम को पता है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। तो अब आवाम खुद ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें किसके साथ रहना है, किसका साथ नहीं रहना है।